कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक खतरनाक कातिल है। वो अपने निशाने को मारने के लिए एक पुराने गोदाम में छुपकर एक कुर्सी पर बैठा है पूरी तैयारी के साथ। वो दिन भर उस कुर्सी पर बैठा खिड़की से अपने निशाने के घर को देखता रहता। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। 5 दिन तक जब उसे अपना निशाना दिखाई नहीं दिया तो वो राशन लेने के बहाने बाहर गया। राशन खरीदने के बाद उसने अपने मालिक को फोन करके पूरी बात बताई। मालिक ने कहा कि काम जल्दी खत्म करो और अपना पैसा ले लो। ये सुनकर उसने वादा किया कि मैं काम जल्द से जल्द ही करूंगा। घर वापस जाने से पहले वो टारगेट के घर के सामने बैठ गया। वहाँ मौजूद लोगों और पहरेदारों को ध्यान से देखने लगा। उनका रोज का रूटीन देखने के बाद वो वापस अपनी छुपने की जगह पर गया और फिर से टारगेट के घर पर नजर रखने लगा। उसने अपनी बंदूक सेट की और टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। रात को उसने आराम से अपने दांत साफ किए और सो गया। हर 10 मिनट में घड़ी बजती है और वो उठकर निशाने के घर की जांच करता है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ आवाज सुनी और देखा कि उसका टारगेट एक नाचने वाली औरत को अपने साथ ले आया था। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपने टारगेट पर नजर रखने लगा। टारगेट को अब तक कुछ भी पता नहीं था। वो औरत उसके सामने नाचने लगी। कातिल ने सोचा कि जैसे ही उसका टारगेट सोफे पर बैठेगा वो गोली चला देगा, पर जैसे ही उसने गोली चलाई नाचने वाली वो औरत अचानक से टारगेट के सामने आ गई और गोली उसे लग गई। वो वहीं मारी गई। उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन पहरेदारों ने खिड़की बंद कर दी थी और उसका निशाना चूक गया था। अपना ये मिशन फेल होता देख उसने तुरंत बंदूक को बोरी में रखा, पूरी जगह की साफ सफाई की और भाग गया। फिर अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर वो वहाँ से निकल गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने रास्ते में कुछ सामान फेंक दिया और फिर दूर निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने वो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी छोड़ दिया और अब पैदल चलने लगा। चलते चलते उसने अपना हेलमेट भी नदी में फेंक दिया और जल्दी से एक राशन की दुकान के बाथरूम में गया। वहाँ उसने अपना चेहरा साफ किया, दाढ़ी काटी, कपड़े बदले और फिर पूरे बाथरूम को साफ कर दिया ताकि कोई निशान न रहे। फिर उसने एक गाड़ी बुलाई और सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने बंदूक को कचरे के डब्बे में डाल दिया और हवाई जहाज की टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। जब वो लाइन में खड़ा था तो उसने देखा कि एक पुलिस का कुत्ता उसे घूर रहा है। वो घबरा गया और दोबारा बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ किया। वो दोबारा से लाइन में लगा और एक नकली पहचान फेलिक्स अंगर के नाम से वीजा लिया। हवाई जहाज में बैठते वक्त उसे मालिक का फोन आया। उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा कि सारा काम खराब करके आया तू, क्या किया ये सब। वो कातिल से काफी नाराज था। कातिल ने फोन काट कर मोबाइल तोड़ दिया और जहाज में चढ़ गया। जहाज में उसने एक अजीब आदमी को देखा तो फिर जहाज से उतरते ही उसने एक और टिकट ली, लेकिन इस बार नए नाम से। फिर उसने देखा कि वो आदमी भी वहीं वेट कर रहा है तो उसने आगे का सफर अगले दिन के लिए टाल दिया। उसने एक होटल में कमरा लिया और दरवाजे पर जाल लगा दिया और खुद चाकू लेकर एकदम चौकन्ना बैठ गया कि जैसे ही कोई अंदर आएगा मार डालूंगा। लेकिन रात भर कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया। अगले दिन वो प्लेन में चढ़कर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस गया। अपने घर पहुंचने पर उसने गेट के पास एक आदमी के जूते के निशान और जली हुई सिगरेट देखी। उसका शक पक्का हो गया कि यहाँ कोई तो जरूर है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और घर की तरफ दौड़ा। घर के अंदर उसने खून के दाग देखे और समझ गया कि कोई तो घर में घुसा हुआ है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो वो अस्पताल में दौड़ता हुआ गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे बेहोश कोमा में मिली और उसका भाई उसके साथ था। भाई ने बताया कि 2 कातिल, एक आदमी और एक औरत उनके घर में घुस आए थे। उनका असली टारगेट तो तुम थे, लेकिन जब उन्हें तुम नहीं मिले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से उन कातिलों से लड़कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी काफी चोट लगी। बचकर जब वो वहाँ से भागी और छुप गई तो उसने देखा कि वो दोनों कातिल एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में निकल गए। इस पूरी घटना को समझने के बाद कातिल ने फैसला किया कि वो रात भर अपनी गर्लफ्रेंड की देखरेख करेगा। थोड़ी देर बाद लड़की बेहोशी से जाग गई और उसे सब कुछ बताया। उसने बताया कि वो दोनों कातिल मुझे पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे, तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवाना चाहते थे। मैंने भी दर्द सह लिया लेकिन कुछ बताया नहीं। अपने प्यार को इस हालत में देखकर उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया कि बदला तो लेकर रहेगा। उसी रात उसने घर लौटकर अपने छुपाए हुए हथियारों का डब्बा निकाला। अगले दिन वो शहर में गाड़ी चलाकर उस टैक्सी को ढूंढने लगा जो दोनों कातिलों को लेकर गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने बताया था कि टैक्सी की छत हरी थी
तो वो पूरे शहर में ऐसी टैक्सी को ढूंढने लगा। पूरे दिन की तलाश के बाद भी जब वो टैक्सी नहीं मिली तो उसने एक और नया तरीका निकाला। उसी रात वो टैक्सी कंपनी के ऑफिस में गया और मैनेजर को बंदी बना लिया। फिर वो उनके कंप्यूटर में लॉगिन करके उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने लगा जो दोनों कातिलों को उसके घर से ले गया था। टैक्सी ड्राइवर की जानकारी मिलते ही वो उसकी फाइल लेकर चला गया। अगले दिन वो स्टेशन के बाहर उस टैक्सी ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर नौकरी के लिए आया वो उसका पीछा करने लगा और एक पैसेंजर बनकर उसकी गाड़ी में चढ़ गया। बेचारे ड्राइवर को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक बेहद खतरनाक इंसान को पीछे बैठाकर शहर घुमा रहा था। जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कुछ पूछना चाहा तो उसने कातिल के हाथ में बंदूक देखी और डर गया। उसे लगा कि ये कोई छोटा मोटा चोर है, इसीलिए उसने अपना वॉलेट निकाल कर उसे दे दिया। लेकिन कातिल को उसके चंद रुपए नहीं चाहिए थे। उसने बंदूक टिकाकर पूछा कि उन 2 पैसेंजर्स को उस घर से कहां पर छोड़ा। ड्राइवर को अपनी जान बचानी थी तो उसने बढ़िया दिमाग लगाया और अच्छे से याद करके सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक करके एक घर तक छोड़ा था। उसके बाद बाहर ही रुककर मैंने उनका इंतजार किया। जब वो वापस आए तो दोनों ही घायल दिख रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। उसने उन्हें फिर से उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जहां से उन्हें लेकर आया था और उसे पूरे पैसे मिल गए। थोड़ा याद करते हुए ड्राइवर ने ये भी बताया कि जब दोनों घर से बाहर आए थे तो आदमी की टांग बहुत बुरी तरह से घायल थी, लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं कि बड़े लोग लग रहे हैं, एयरपोर्ट से आना जाना है। सर मुझे मत मारना, मैंने उन्हें बस एयरपोर्ट तक छोड़ा था, मेरी कोई गलती थोड़ी है। इसके बाद कातिल ने कहा कि मुझे एक सुनसान जगह पर ले चलो। ड्राइवर ने कहा कि आपको जो भी पूछना है मैं बताने को तैयार हूँ, मुझे मारना मत। लेकिन अचानक कातिल ने उसे मार दिया और वहां से निकल गया। इसके बाद कातिल ने अपनी एक और नई पहचान बनाई, जिसकी मदद से वो हवाई जहाज की टिकट लेकर न्यू ऑरलीन्स चला गया ताकि वो उन दोनों कातिलों को ढूंढ सके जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई है। न्यू ऑरलीन्स पहुंचकर उसने एक बस किराए पर ली और खुफिया स्टोरेज यूनिट तक जाकर कुछ बंदूक और नया आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकाल लिया। फिर उसने बस की नंबर प्लेट बदल दी और एक सफाई कंपनी के पास जाकर सफाई कर्मचारी बन के काम करने लगा। उस कंपनी में रजिस्टर करने के बाद उसे कुछ सामान दिया गया। कंपनी से वो सामान लेकर वो अपने मालिक की कंपनी के सामने पहुंच गया और सोचा कि अंदर घुसने के लिए सफाई करने का बहाना परफेक्ट रहेगा। जब वो बाहर खड़ा था तो उसे पता चला कि अंदर जाने के लिए एक पास चाहिए, तो उसने बिल्कुल सही मौके का इंतजार किया। जब माल ले जाने वाली गाड़ी आई तो उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने अपना कचरे का डब्बा निकाला और दरवाजे की तरफ जाते हुए ऐसे दिखाया कि ये डब्बा तो बहुत भारी है और इस डब्बे को उठाने में उसे बहुत दिक्कत हो रही है। डिलीवरी वाले को लगा कि ये आदमी अपना पास कैसे निकालेगा, तो उसकी मदद करने के लिए उसने गेट पर अपना पास लगा दिया और लिफ्ट को ऑपरेट करने में भी मदद की। अंदर जाकर कातिल ने सफाई कर्मचारी होने का नाटक किया और कुछ देर बाद डिलीवरी वाला वहां से चला गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और अपने मालिक के दफ्तर में घुस गया। वहां उसने दफ्तर में अपने मालिक की सेक्रेटरी को देखा। उसने बंदूक की नोक पर सेक्रेटरी से मालिक को बंधवा दिया। उसने उसे धमकी दी कि दोनों कातिलों के बारे में जल्द से जल्द बताओ मुझे। डर के मारे मालिक ने कहा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उसने बताया कि जिस कस्टमर ने फिरौती के पैसे दिए थे वो नाराज है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। उसने ही वो गुंडे भेजे होंगे तेरी गर्लफ्रेंड पे हमला किया जिन्होंने। मारना तो वो तुम्हें ही चाहते थे पर तुम घर पर थे नहीं तो वो बेचारी हत्ते चढ़ गई। साथ ही मालिक ने कातिल को डांटा कि तुम अपने शहर में वापस क्यों आए हो। उसने कहा कि जल्दी से अपनी पहचान बदलकर सालों के लिए कहीं गायब हो जाओ ताकि वो कस्टमर तुम्हें ढूंढ ना पाए। कातिल ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और पास ही में पड़ी हुई एक नेल गन उठा ली। पहले उसने नेल गन का इस्तेमाल लैपटॉप पर किया और आंखों ही आंखों में धमकी दी कि अगर कुछ नहीं बताया तो अगली बारी आपकी है सर। लेकिन मालिक अभी भी पता नहीं किस ताव में था। उसे कातिल की धमकी बकवास लगी। ध्यान न देते हुए कहा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, समझे? मैंने बता दिया तुम्हें जितना बता सकता था मैं। ये सुनकर कातिल को गुस्सा आया और अचानक मालिक की छाती पर कीलें मार दी। फिर उसने फोन निकाल कर कहा कि जल्दी से मुझे उन दोनों के बारे में बताओ, कौन आया था मेरे घर पर, तभी मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा वरना ऐसे ही मर जाएगा, समझा? लेकिन बात वहां तक पहुंची ही नहीं। वो बूढ़ा आदमी बेचारा फटाफट मर गया। कोई जानकारी देने का टाइम ही नहीं मिला उसे। निराश होकर कातिल ने सोचा कि अब सेक्रेटरी को भी मार देना चाहिए, बिना बात के सबूत क्यों छोड़ना है।
लेकिन सेक्रेटरी ने जल्दी से उसका इरादा समझ लिया और एक डील उसके सामने रखी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी लाश को एक ऐसी जगह छुपाना जहाँ वो आसानी से मेरे परिवार को मिल जाए, ताकि कम से कम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकें वो। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा पैसा तो मिले। इसके बदले में वो दोनों कातिलों की पहचान बताएगी। उसकी सिर्फ ये शर्त थी कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों को मिल जाना चाहिए। अगर वो उसे मार कर इस घटना को हादसा दिखा दे तो पैसे आसानी से मिल जाएंगे। कातिल इस बात से राजी हो गया, उसकी रस्सियां खोल दी और उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया। फिर उसने मालिक की लाश को लपेटकर अपने कचरे के डब्बे में डाल दिया। ऑफिस साफ करने के बाद वो सेक्रेटरी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो उसके घर जा रहे थे तो सेक्रेटरी ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। पर कातिल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो गैराज खोलने गया तो सेक्रेटरी ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की ताकि कोई उसे सुन ले, बचा सके, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कातिल ने बड़ी आसानी से उसका गैराज खोला और गाड़ी अंदर ले गया। अंदर जाकर सेक्रेटरी ने उसे उन दो कातिलों के बारे में बताया और एक पोस्ट कार्ड दिखाया जिसमें लिखा है कि किसने उसकी मौत का ऑर्डर दिया था। जरूरी जानकारी मिलने के बाद उसने औरत की गर्दन तोड़ दी और सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट है और उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। इसके बाद वो स्टोरेज यूनिट में गया और अपने हैंडलर की लाश जला दी। फिर उसने एक ब्रिज पर जाकर बची खुची राख को हवा में उड़ा दिया। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने बस को अच्छी तरह से साफ किया, वो नकली नंबर प्लेट फेंक दी और फिर अगले दिन बस रेंटल कंपनी को वापस कर दी। फिर वो सीधा फ्लोरिडा गया उन दो कातिलों को ढूंढने के लिए जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहां जाकर उसने सोचा कि पहले उस आदमी कातिल को ढूंढता हूँ, बाद में उस औरत की बारी। उसने ध्यान से मेल किलर का घर देखा जहाँ कुछ आदमी एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक आदमी को उसने पहचान लिया क्योंकि वो थोड़ा लंगड़ा रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर सही वक्त का इंतजार किया। शाम को उसने देखा कि वो लोग कसीनो जा रहे हैं तो वो उनके पीछे गया और उन्हें देखता रहा। फिर वो रात में वापस किलर के घर आया, लगभग 12 बजे। इस वक्त कातिल अकेला घर पर आया। जैसे ही वो अंदर गया बदले का प्लान शुरू हो गया, लेकिन कुत्ता अचानक उसे देखकर भौंकने लगा। उसने कुत्ते को कुछ खाने को दिया जिसके अंदर नशीली दवाई थी ताकि कुत्ता सो जाए। कुत्ते के सोने के बाद वो घर के अंदर घुस गया, पर अचानक से किलर ने उस पर हमला कर दिया। उस किलर ने भी पहले से अंदाजा लगा लिया था कि वो बदला लेने जरूर आएगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों एक के बाद एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे, लेकिन आखिर में जब कातिल उस आदमी पर भारी पड़ने लगा तो ये देखकर उसने बंदूक निकाल ली। लेकिन हमारा कातिल एक कमरे में छुप गया। उसने कमरे से चिल्लाकर कहा कि जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, मार दो मुझे, कर दो सारे सबूत खत्म। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था तो वो कमरे की तरफ बढ़ा, पर कातिल ने बड़ी चालाकी से बंदूक उठाई और दरवाजे के आर पार गोली चला दी, जिसके बाद जॉन मारा गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता जाग उठा और अपने मालिक को बचाने के लिए भागा, लेकिन कातिल तब तक घर से निकल गया था और कुत्ते को उसने गैराज में ही बंद कर दिया। उसने एक पेट्रोल बम जलाकर घर की तरफ फेंक दिया, जिससे पूरे घर में आग लग गई और बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद वो टेरेसा नाम की उस औरत के पीछे गया जिसका उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने में हिस्सा था। जल्द ही वो एक झूठी पहचान के साथ फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां जाते ही उसने एक गाड़ी रेंट की और टेरेसा के घर तक गया। उसने पूरा दिन बाहर इंतजार किया सही वक्त के लिए। रात को उसने देखा कि टेरेसा घर से निकली और एक महंगे रेस्टोरेंट में गई। उसके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वो आदमी वहां से गया, कातिल अंदर घुस गया। टेरेसा ने उसे पहचान लिया और समझ गई कि वो उसे मारने आया है। उसने एक बहुत महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और पूछा कि क्या तुमने अपने हैंडलर को मार दिया? कातिल ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उस औरत ने ड्रिंक ली और कहने लगी कि मैंने सब कुछ क्लाइंट के कहने पर किया है, मेरा तुमसे या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई पर्सनल बैर तो है नहीं। उसने कहा कि मैं तो टॉर्चर के खिलाफ थी, मेरा सीधा था, मैं सिर्फ तुम्हें मारने आई थी, पर जब तुम नहीं मिले तो जो मेरा साथी था उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया। ये सब सुनने के बाद भी कातिल ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। इसके बाद टेरेसा उसके साथ चल दी एक सुनसान पार्क की तरफ ताकि ये फैसला किया जा सके कि उनमें से कौन जिंदा रहेगा। सीढ़ियां उतरते हुए वो गिर गई और अपना हाथ उसकी तरफ मदद के लिए बढ़ाया, लेकिन कातिल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने सीधा उस पर गोली चला दी। उसका शरीर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। टेरेसा कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकती थी। उसने अपने हाथ में एक छुरी छुपा रखी थी। खैर कातिल ने तुरंत पार्क छोड़कर शिकागो की फ्लाइट पकड़ी ताकि अब वो उस क्लाइंट को मार सके जिसने ये सब करने का ऑर्डर दिया था। उस आदमी के बारे में थोड़ी रिसर्च करके उसे पता
पता चला कि वो तो बहुत अमीर है, इसीलिए उसे मारना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए वो उस आदमी के घर के बाहर इंतजार करने लगा, उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए। जब वो आदमी गैराज से गाड़ी लेकर निकल गया तो कातिल ने ऐसा दिखाया मानो वो सड़क पर एक आम आदमी की तरह घूम रहा है, और मौका देखकर फट से गैराज में घुसने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा तो बंद है, तो उसने ताले की फोटो ले ली और तुरंत इस बात पर रिसर्च करने लगा कि इस ताले को कैसे खोला जाए। उसने ताला खोलने के लिए एक खास तरह के क्लोनिंग डिवाइस को ऑर्डर किया। फिर वो बैंक गया और अपने सारे पैसे एक दूसरे देश के अकाउंट में जेफरसन नाम के एक आदमी को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद वो एक लोकल डीलर से बंदूक खरीदने गया। जब उसका क्लोनिंग डिवाइस आ गया तो उसने उसी फ्लोर पर एक जिम का सेशन बुक किया जहाँ पर क्लाइंट रहता था। एक सफाई करने वाले से वर्कर पास चुरा कर उसने कॉपी बना ली। उसी दिन बाद में वो अपने फर्जी की कार्ड की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस गया और जल्द ही क्लाइंट के कमरे तक जा पहुंचा। क्लाइंट ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे घुस आए? कातिल को लगा कि ये बस अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो कातिल ने सेक्रेटरी का दिया हुआ वो पोस्ट कार्ड दिखा दिया जिस पर सुपारी देने वाले का नाम लिखा था। पोस्ट कार्ड देखकर क्लाइंट को अचानक याद आया कि ये तो वही आदमी है जो पहले टारगेट को मारने में नाकाम हो गया था। जैसे ही उसे याद आया उसने कहा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि जब तुम्हारा मिशन फेल हो गया था तो मैंने मान लिया कि चलो भाई इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारा जो हैंडलर है उसने कहा नहीं सर ये कातिल की गलती है, सजा मिलनी चाहिए इसे, फेल हुआ है ये। तुम्हारे हैंडलर ने मुझसे $1,50,000 और मांगे ताकि तुम्हें मार दिया जाए और सारे सबूत मिट जाएं। मतलब इस सब के पीछे हैंडलर का ही हाथ था, क्योंकि असल में तो उसे गुस्सा आ रहा था कि उसका आदमी फेल कैसे हुआ। अगर वो जिंदा रहेगा तो हो सकता है पुलिस उसे ढूंढ ले और फिर हैंडलर भी पकड़ा जाए। इसीलिए हैंडलर ने उसे खत्म करने की ये पूरी चाल बनाई। क्लाइंट फिर से कहने लगा कि उन 2 कातिलों को भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था। कुछ देर तक उसकी बातें सुनकर कातिल को उसकी बात पर यकीन हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट को चेतावनी दी कि उसकी पहचान किसी को ना बताए। क्लाइंट ने डरते डरते हाँ में जवाब दिया। फिर कातिल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक गया और वहाँ पहले से काफी बेहतर हो चुकी अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने लगा। उसने ये बुराई का रास्ता छोड़ दिया और अब एक आम इंसान की तरह जीने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।